एज एक्सपेक्टेड, एज प्रिडिक्टेड, बांग्लादेश ने यह सीरीज पाकिस्तान को 2-1 के मार्जिन से हराई है। जैसे हम सब ने एंटिसिपेट किया था, पाकिस्तान ने 6 डेब्यू कराए इस सीरीज के अंदर। बांग्लादेश अपनी स्ट्रेंथ पे गया और उन्होंने ये सीरीज जीत ली है। उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी क्योंकि उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ऑन दी लाइन है। पाकिस्तान लास्ट 2 सीरीज इन बांग्लादेश, एक 2015 में खेली थी और उसके बाद अब खेली है, दोनों की दोनों हारा है। पहली सीरीज अजहर अली की कयादत में, एंड अब शाहीन अफरीदी की कयादत में। और ये काम बांग्लादेश ने खाली पाकिस्तान के साथ नहीं किया, बल्कि दुनिया की बहुत टीम्स ऐसी हैं जिनको बांग्लादेश ने अपने घर बुला के हराया है, जिसमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इवन इंग्लैंड, इंडिया तक शामिल है। इंडिया भी अपनी आखिरी दोनों सीरीज बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ हारा है। बट ये जो विक्ट्री है, ये जो सीरीज विन है बांग्लादेश की, इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट है। पहली जितनी भी सीरीज बांग्लादेश ने जीती वो एक ही पैटर्न से जीती और वो पैटर्न था स्पिन टू विन। बट इस सीरीज के अंदर बांग्लादेश ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, अपनी विकेट्स को चेंज किया। पहली जितनी भी सीरीज आप देखें उसके अंदर ऐसी विकेट्स होती थी जहां पे एट टाइम्स स्पिनर्स 40 ओवर्स, 45 ओवर्स करते थे। यहां तक वेस्ट इंडीज ने पूरे के पूरे ओवर्स यानी 50 ओवर्स का कोटा स्पिनर्स से ही करवाया था बैक इन 2025 अक्टूबर। वहां पे बांग्लादेश को खेलने गए थे, एक ओवर भी उन्होंने फास्ट बॉलर से नहीं करवाया था एंड दे वर सक्सेसफुल, दे वॉन दैट गेम एज वेल। सो उसको, उस सोच को कन्वर्ट किया है, चेंज किया है, लेड बाय तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राना। एंड इसके अलावा भी इनके पास काफी अच्छे बॉलर्स हैं, जिसमें शोरेफुल इस्लाम आ जाता है, तंजीद हसन साकिब आ जाता है। इसके अलावा आप देख लें एक और हसन महमूद लड़का है, वो भी सीम बड़ी प्यारी हिट करता है। सो फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश की आफ्टर 2020 अच्छी डेवलप हुई है। और अगर आप साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ी टीम्स को कंपटीशन देना चाहते हैं, सो साउथ अफ्रीका के अंदर आपकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप पैक होनी चाहिए। सो बांग्लादेश विल फील रियली कॉन्फिडेंट क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ देयर स्किन जाके पाकिस्तान को ये सीरीज हराई है और अपनी स्ट्रेंथ से हट के ये सीरीज जीतने में वो लोग कामयाब हुए हैं। सो कूडोज टू देम, जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली, पहले मैच में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। पाकिस्तान वाज गुड इनफ टू कम बैक इन द सेकंड गेम एंड आज के दिन जब शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीत के बैटिंग दी बांग्लादेश को, वहां पे उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग करके 290 पोस्ट किया। उसके बाद उसको डिफेंड भी किया। कप्तान ने बड़ी सेंसिबल बॉलिंग की, अच्छी रोटेशन ऑफ द बॉलर्स भी की। और अगर मैं पूरे मैच की बात करूं, सो पाकिस्तान की जानिब से आज 3 चेंजेस और इसके अलावा अगर आप देखें पूरे की पूरी सीरीज के अंदर 6 डेब्यूज पाकिस्तान ने करवाए। उन 6 डेब्यूज में से एक प्रॉमिसिंग, एक आउटस्टैंडिंग लड़का आपको मिला है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो है मास सदाकत। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं शामिल की, अगर मैं बात कर लूं साद की, अगर मैं बात कर लूं गाजी की, अगर मैं बात कर लूं समद की, ये सारे के सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास टैलेंट जरूर मौजूद है बट इनको नर्चर करने की जरूरत है। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में मजीद मैचेस देने की जरूरत है। स्पेशली साद मसूद, लोग चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे कि भाई 38 रन की उसने बारी खेल दी, या गाजी या समद, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट आपको तब तक खेलनी नहीं आती जब तक आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ये चीजें रगड़ा खा के सीखें ना। आप साद मसूद की बॉलिंग देख लें, आप उसका स्पेल देखें, आपने उसके पहले 4 ओवर्स देखे होंगे, कितना अच्छा वो बॉल पिच कर रहा था, स्पिन भी हो रहा था। लेकिन फिर आपने उसके अगले 5 ओवर्स भी देखे जहां पे वो एक वाइड ऑफ स्टंप से करता था, एक वाइड लेग स्टंप से करता था। इसका मतलब क्या है कि वो 3-4 ओवर के लिहाज से उसका माइंड बना हुआ है, वो 3-4 ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन लंबे स्पेल्स नहीं करने आ रहे। लंबे स्पेल्स में वो लाइन से प्रेसिस करना नहीं आ रहा। क्यों आएगा, कैसे आएगा? 3 लिस्टेड गेम्स हैं, एक फर्स्ट क्लास गेम है, कैसे सीखेगा एक स्पिनर लाइन पे बॉल गिराना जब तक वो खेलेगा ही नहीं। दूसरी आप देखें उसकी बैटिंग में भी झलक नजर आई। जिस शॉट पे वो आउट हुआ अगेंस्ट मुस्तफिज, वो एक ऐसे बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान जो कि विकेट लेने के लिए ही आए थे उस ओवर के अंदर। एंड वही T20 वाला माइंडसेट थोड़ा उनके दिमाग में है, साद मसूद के दिमाग में। वो आगे निकल के उसको चार्ज करने जा रहे थे अक्रॉस दी लाइन। ठीक है, चार्ज होता है, एक सीधे बल्ले के साथ आपने शॉट मारने की कोशिश की। उससे पहले वाले ओवर में भी एक जो उन्होंने शॉट मारा था नाहिद राना को, वो भी अक्रॉस दी लाइन बल्ला चला के एज निकल के चौका हो गया था। सो ये सारी चीजें कब सीखेंगे साद मसूद? जब वो डोमेस्टिक में जाके लिस्ट कॉम्पिटिशंस खेलेंगे, जब वो डोमेस्टिक में जाके इनिंग्स को बनाना सीखेंगे, इनिंग्स को बिल्ड करना सीखेंगे। Yes, there is really potential in him as well as शामिल as well as गाजी as well as समद, सबके पास पोटेंशियल जरूर है। लेकिन जब तक आप अपनी परफॉर्मेंसेस पुट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आपके पास जो प्रूविंग का मौका होता है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, वो वापस नहीं आएगा। एंड आज के दिन मैं क्रेडिट जरूर दूंगा सारे के सारे यंगस्टर्स को कि उन्होंने चिप इन किया, थोड़ा हर किसी ने चिप इन जरूर किया। बट आपको जितवाने के लिए पाकिस्तान को वो सारी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज भी करना आना चाहिए। एंड वो मैक्सिमाइज तभी होंगी जब ये लोग डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करेंगे। गाजी ने भी 29 रन की ओके बारी खेली, अच्छी बारी थी जहां पे उसने रन रेट को नीचे गिरने नहीं दिया और शॉट्स भी अपनी मारी, लेकिन
वही बात है कि 16 लिस्टेड गेम्स, इतनी कम एवरेज, जो किसी का हक मार के आया हुआ है, आपको पता है रोहिल नजीर का हक मार के आया हुआ है। सो हमने चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करना है। जो चीज़ है, अगर आज गाजी 100 कर देता, 50 कर देता, पाकिस्तान को भले जितवा देता, लेकिन फैक्ट यही रहता कि गाजी गौरी आया गलत तरीके से है टीम के अंदर, और ये बात फैक्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा अब मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लूँ। सो पाकिस्तान की बॉलिंग में आप देखें कोई फ्रंट लाइन आपने बॉलर नहीं खिलाया विद शाहीन शाह अफरीदी, जो कि नया बॉल ले सकता है। हारिस रऊफ आपको पता है वो पुराना बॉल करते हैं। फहीम अशरफ इज टू मीडियोकर टू बी बॉलिंग अ न्यू बॉल, और उसकी वजह से बांग्लादेश को इजाजत मिली कि वो 105 रन का एक स्टैंड क्रिएट करें एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। हालांकि शाहीन वाज बॉलिंग वेल विद द न्यूअर बॉल। यस, विकेट्स नहीं मिली, लेकिन उसने जो लेंथ हिट की है वो बेटर थी, जो वो पिछले मैच वाली लेंथ थी जिसने उसको सक्सेस दिया था। एंड इसकी वजह से उन्होंने शाहीन को सही खेला। दूसरे एंड से रन आ रहे थे तो उन्होंने शाहीन को चार्ज ही नहीं किया। इसकी वजह से एक बड़ा स्टैंड लगा, एंड फिर जाके शाहीन शाह अफरीदी ने 105 रन पे सैफ को आउट किया, वो भी शाहीन ने ही आउट किया। इसके अलावा अगर आप देखो तो सिर्फ 3 मेन बॉलर्स आपके पास खेल रहे हैं। ओडीआई क्रिकेट में बार बार कह के थक चुका हूं कि ओडीआई क्रिकेट 3 मेन बॉलर्स के साथ आप ना तो जीत सकते हैं ना तो खेल सकते हैं। आपको ये तो चले बांग्लादेश थी, अगर कोई अच्छी टीम आएगी वो 350 400 आपको मारेगी ही मारेगी। आप देख लें बॉलिंग पाकिस्तान की जिस तरीके से आज बॉलिंग हुई है, तो 20 ओवर्स जो हैं आपके पास आपके पार्ट टाइमर्स ने किए हैं, और उन 20 ओवर्स में से आप देखें 123 रन कंसीड हुए, जिसमें से आप अगर हारिस रऊफ की बॉलिंग देख लें, शाहीन की देख लें, अबरार की देख लें, दे वर वेरी गुड। अबरार ने 49 दिया, हारिस ने 3 आउट करके 52 दिया, शाहीन ने 55 दिया। इसके अलावा लेकिन दूसरे एंड पे जो बॉलर्स हैं जिसमें माज सदाकत का खाली 1 ओवर, आई वाज बिट सरप्राइज कि माज ने सिर्फ 1 ओवर किया। वो शायद तंजीद की वजह से उसको एक ही करवाया क्योंकि तंजीद एक लेफ्ट हैंडर था, लेकिन अगर आपने उसको एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनाना है या तो एक उसको आपने बेटर बॉलर बनाना है तो यार उसको बैट्समैन तो से की वजह से तो बॉल नहीं दे सकते ना। यानी जैसे हमने नवाज के साथ किया कि लेफ्ट हैंडर आता था, नवाज से बॉलिंग नहीं कराते थे। हालांकि नवाज की उस वक्त अच्छी फॉर्म थी, लेकिन हम नवाज को लेफ्ट हैंडेड के सामने लेके ही नहीं आते थे। यस, देयर आर लिटिल मैचअप्स जो कि टी20 क्रिकेट में अच्छा काम करते हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो मैचअप्स है ना वो थोड़े से ओवर हाइप्ड है। भले लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, भले राइट हैंडर बैटिंग कर रहा है, अगर बॉलर अच्छा है स्पेशली लेफ्ट आर्म, वो आउट करेगा, वो बॉल करेगा फंसा के। माज ने 1 ओवर किया खाली। सलमान को इसी वजह से कंटिन्यू करके रखा क्योंकि लेफ्ट हैंडर के खिलाफ मैचअप जो था वो बेटर था सलमान का, लेकिन वो पे ऑफ नहीं किया। हालांकि सलमान ने बड़ी इकोनॉमिकल टाइट बॉलिंग की है, और ऑल्दो मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान ने फिर डेथ ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में बड़ा अच्छा पकड़ा है बांग्लादेश को, वरना ये तो आउट ही नहीं थे इनके। अगर आप सोचें ये लोग चार्ज करते तो 350 तो लगता हुआ नजर आ रहा था। एंड यही बात है कि भाई अगर अच्छी टीम होगी वो 350 ही मारेगी आपको। बांग्लादेश थी 290 पे रुक गई, और आपको अच्छी टीम मिलेगी अगर आप यही सेम कॉम्बिनेशंस के साथ जाएंगे, आपको 350 पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, 8 गेम्स हैं। कहने को तो 1 साल पड़ा है 2027 के वर्ल्ड कप में, बट अगर मैं मैचेस गिनूं तो 8 गेम्स हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोई अलग सीरीज अरेंज कर ले पाकिस्तान के लिए, एंड वो सीरीज अगर अरेंज होगी तो वो 4 टीम में से एक ही होगी, या तो वो जिम्बाब्वे को बुला लेंगे, या तो वो श्रीलंका, बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज, इनमें से किसी बोर्ड को पकड़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई और बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हत्थे चढ़ने वाला नहीं है। सो अब जो है वो फैसले बड़े तेजी से करने पड़ेंगे। कौन सा बंदा कहां पे सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है उसको वहां पे डाल के आपकी टीम को अपना पक्का करना पड़ेगा। क्योंकि फरहान की अगर मैं बात करूं, फरहान मैं समझता हूं ओडीआई का अच्छा प्लेयर बन सकता है। ही इज अ वेरी गुड वनडे प्लेयर एज वेल। उसने लिस्ट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस लगाई हुई हैं, लेकिन एक चीज फरहान की जो है जिसको मैं देखना चाहता हूं वो ना फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, जहां पे अच्छी बॉलिंग होती है, फास्ट बॉलिंग स्पेशली, वो स्ट्रगल करता है। वो तेज विकेट्स पे स्ट्रगल करेगा जहां तक मेरा आइडिया है, बिकॉज इतनी ज्यादा फील्ड मूवमेंट है नहीं उसकी। टेक्निक वाइज जो वो थोड़ा सा हल्का है, जो आपके पास अच्छी तेज तगड़ी फास्ट बॉलिंग होती है ना, जहां पे थोड़ा सीम स्विंग हो रहा होता है, वहां पे फरहान फंसते हैं। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा, स्पेंसर जॉनसन ने 3 मैचेस में 3 दफा उसको हुक पे आउट किया था, क्योंकि वो विकेट्स तेज थी। वहां पे हुक इतनी आसानी से लगता नहीं है, एंड फरहान तीनों दफा उसी तरीके से आउट हुआ। सो तेज विकेट्स के ऊपर आपका क्या प्लान है फरहान को लेके, वो भी देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक फरहान कोई इतना खास इंप्रेसिव लगेगा हमें व्हेन द विकेट्स आर क्विक अगेंस्ट रियली क्वालिटी बॉलर्स। तो ओडीआई के अंदर मैं समझता हूं हमारे पास जो ओपनिंग के 3 ऑप्शंस हैं उनको आप अगले साल तक अगर कैरी करें सो ये बेटर होगा पाकिस्तान के लिए, जिसमें साइम एंड फखर जो है वो आपके मेन ओपनर्स होने चाहिए, एंड फिर आप उसके बाद माज सदाकत को एज अ बैकअप ऑप्शन लेके जा सकते हैं कि कोई भी फेल हो या अनफॉर्चुनेटली कोई इंजर्ड वाला ना करे, सो फिर माज सदाकत प्लग इन होकर उसकी जगह पूरी करे। उसके बाद अगर मैं बात करूं और जो वजूहात बनी पाकिस्तान को, जो बेटर करना चाहिए पाकिस्तान को आने वाले वक्तों के अंदर, वो यार रिजवान की पोजीशन है। रिजवान इज मीडियोकर 4 नंबर बैटर, ही इज वेरी मीडियोकर। वो क्यों, वो अब मैं बात आपको बताता हूं। 2024 से लेकर जितने भी ओडीआईज मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं उसमें से सिर्फ 3 बार मोहम्मद रिजवान 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाए। ठीक है, हम 2026 में, आज 90s की क्रिकेट नहीं है ये।
10 ओडीआई, लास्ट 10 ओडीआई में मोहम्मद रिजवान सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि वो 80 के स्ट्राइक रेट से खेला है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक दफा आखिरी 10 ओडीआई में कि वो 80 के स्ट्राइक रेट से खेला है। पावर प्ले के अंदर जब भी पावर प्ले होता है मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 55 का है, 55 का इन ओडीआई क्रिकेट इन पावर प्ले। सो अगर आपने कुछ करना है ना अच्छा, तो आप ये वाली चीज सबसे पहले दुरुस्त करें कि मोहम्मद रिजवान का नंबर आप चेंज करें। नंबर 4 पे इस तरीके की बैटिंग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती है एट द अपर लेवल अगेंस्ट गुड साइड्स। और मोहम्मद रिजवान की वजह से हम कितना फंसे। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ 77 बॉलों पे कुछ उन्होंने 48 रन किए थे। उसके बाद आप देखते रहो साउथ अफ्रीका में गया था, वहां पे भी ऐसी बैटिंग इन्होंने की थी। इसके अलावा 2-3 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाली सीरीज के अंदर भी ऐसी बैटिंग की थी। तो नंबर 4 के ऊपर मोहम्मद रिजवान का इस तरीके से बैटिंग करना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइबल यार। 2026 में तो 100 का स्ट्राइक रेट तो बेयर मिनिमम है। 90-95 जिस तरीके से सलमान खेलता है वैसी क्रिकेट अगर आप खेलें तो बात है, लेकिन मोहम्मद रिजवान जब भी आते हैं तो आपका स्कोरिंग रेट कभी भी ऊपर जाता हुआ आपको नहीं दिखेगा। वो रोक देता है मैच को, और ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। नंबर 4 के ऊपर आपका कौन सूटेड ऑप्शन है, कौन ऐसा प्लेयर है जो कि बेटर खेल सकता है। रिजवान यस एक ऐसा प्लेयर जरूर है जो कि जब पुराना बॉल हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी कंडीशंस आसान हो जाती हैं अगेंस्ट दी स्पिनर, वो सुई पे मार के स्कोर कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक नंबर 4 पे उनके साथ प्रेसिस करना चाहिए विद द स्ट्राइक रेट एंड द फॉर्म विच ही इज कैरिंग। वो तो पाकिस्तान को जिस दिन वो बैटिंग करेगा पाकिस्तान को उल्टा नुकसान है, क्योंकि तो दूसरी टीम वालों को तो चाहिए कि कोई बैटर आके 70 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करके जाए, 70 बॉलों पे 50 करे। थोड़ा वो मांगते हैं ऐसे बैटर्स जो कि गेम को स्लो करें। पाकिस्तान को इस बारे में बहुत बहुत गौर से सोचना पड़ेगा। सो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान देख सकता है। फिर सलमान अली आगा की बात ही अलग है। मैं उसको क्रेडिट इसलिए ज्यादा दूंगा क्योंकि सलमान अली आगा ना फेल हुआ T20 के अंदर। अक्सर होता है ऐसा है कि दूसरे फॉर्मेट में फेल होने की वजह से जो आपका नंबर 1 फॉर्मेट होता है उसके अंदर आप कॉन्फिडेंस लो की वजह से फेल होना शुरू हो जाते हैं। बट सलमान ने उन चीजों को अपार्ट रखा एंड जिस तरीके से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा था ओडीआई के अंदर, ये टेस्ट के अंदर, उसको कंटिन्यू किया। और ये आज की बात नहीं है, 1 साल से ये होता हुआ आ रहा है। सलमान अली आगा T20 के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो चीज उसने कभी भी मिक्स नहीं होने दी है विद द ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट विच ही इज प्लेइंग। ही इज फिनोमिनल। नंबर 5 या उससे नीचे जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज की है ना वो सलमान अली आगा है एंड मोहम्मद यूसुफ है। कंबाइन 3 सेंचुरीज है सलमान की वाइल प्लेइंग एट नंबर 5 और बिलो। सो आप बता सकते हैं कि उस बंदे की क्या क्लास है। ही इज बीन अ क्लच प्लेयर ओवर द इयर्स फॉर पाकिस्तान। अब 2 से 3 साल होने वाले हैं। आपका बेस्ट ओडीआई प्लेयर आप मोहम्मद रिजवान बाबर की बात करते हैं, लेकिन बेस्ट ओडीआई प्लेयर बाय अ फेयर मार्जिन वो सलमान अली आगा है। 100 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं, जहां पे जरूरत होती है वो पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। लेकिन मैच जितवाना था, सलमान अली आगा को मैच फिनिश करना चाहिए था। इतना डीप मैच लेके जब आप गए थे सो आपकी जिम्मेदारी थी मैच को फिनिश करना। एंड भले आप जितनी अच्छी इनिंग्स खेल लो, आपको मैच फिनिश करने की एबिलिटी एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर आनी चाहिए। यही शिकवा हमें बाबर आजम से रहा है जब वो स्कोर करते थे, मैच फिनिश नहीं करते थे। एंड यही शिकवा सलमान अली आगा से भी रहेगा कि मैच फिनिश करना चाहिए था। 2 गेंदें तो रह गई थी तस्कीन की, 1 ओवर स्पिनर ने करना था। 28-30 रन रह गए थे। थोड़ा कैलकुलेटेडली खेल लेते, 2 में 25, 2 में 30 आराम से बन जाते। शाहीन भी इनफ कैपेबिलिटी रखता था कि वो छक्के मार सकता था। सो सलमान को मैच फिनिश करना चाहिए था। ऑल्दो इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम हिम, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। जिस तरीके से बैटिंग की है उसने, लोन वॉरियर मैं कहूंगा उसको। यस अलग अलग बंदों ने चिप इन किया है। फहीम की अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छा हुआ याद आ गया फहीम के ऊपर बात करना। कभी भी जब पाकिस्तान को जरूरत रही है ना कि फहीम यहाँ पे आके रन कर दे, वो फहीम से रन नहीं होते वहां पे। जहां पे मैच बिल्कुल खत्म हो गया होता है ना, जैसे 100 पे 8 आउट हो जाए आपके, 80 पे 6 आउट हो जाए आपके, वहां पे फहीम अशरफ आके रन करेगा, जिससे ना तो पाकिस्तान को कभी फायदा हुआ है, सिर्फ वो अपनी बैटिंग करते हैं वहां पे और चले जाते हैं। जहां पे पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, राना फहीम अशरफ हैवंट बीन एबल टू स्कोर। अब मुझे लोग याद दिलाएंगे नेदरलैंड्स का मैच, ओ भाई वो एक मैच था, उसके अंदर भी उसका कैच छूट गया था। इसके अलावा आप पूरा उसका 10 साल का करियर है, उठा के देख लें उसने कहां परफॉर्मेंस दी है, कब उसकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान जीता है। सो स्पेशली इन ओडीआई 10-12 का एवरेज है उनका। तो जहां पे जरूरत होती है वहां पे राना फहीम अशरफ से आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, वो कभी भी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं देते। सो अब जो है वो पूल बड़ी जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा पाकिस्तान को। 8 से 9 गेम्स हैं आपके पास बिफोर यू गो इनटू द वर्ल्ड कप। अब अगले 10 दिन में आपका शुगल मेला शुरू होने वाला है पीएसएल का, वो उसमें लग जाएंगे सारे प्लेयर्स। उसके बाद फौरन ही ऑस्ट्रेलिया आएगी पाकिस्तान जून या जुलाई के अंदर। सो वो सीरीज बड़ी अहमियत की हमें। अब जितने भी ओडीआईज हैं उनको बड़ा प्लान से चलना पड़ेगा। आई होप कि अच्छी टीम बने अब आगे, और जो गलतियां हमने यहाँ पे की हैं उसको ना दोहराएं, बी फोकस एंड यार उस वर्ल्ड कप को टारगेट करें हम लोग। सो शुगल मेले में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे कल से इंशाल्लाह। पीएसएल के टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ कर रहे होंगे हम लोग, तो उन वीडियोज़ में मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।